हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी स्टडी चल रही है इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। ये है हमारा पार्ट 2। 10 MCQ आज भी करेंगे। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? जन्म दर में वृद्धि होने से? बिल्कुल। जन्म दर में कमी होने से? गलत। तो बी तो गलत है, ए सही है। अब कई बार क्या होता है कि इतना देख के अपन ने ए आंसर कर दिया, ऐसे नहीं। आगे देखिए, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, बिल्कुल ये दोनों रीज़न जब एक साथ हो जाते हैं तो जनसंख्या विस्फोट होता है। पर अभी ठहरिए, मृत्यु दर में वृद्धि नहीं। देखिए, जन्म दर तो मतलब क्या है? बच्चे का पैदा होना। अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आबादी बढ़ेगी। और मृत्यु दर में अगर कमी आ रही है, अगर मरने वाले लोग कम हो रहे हैं तो भी धरती पे आबादी बढ़ेगी। तो ये दोनों रीज़न से, इन दोनों रीज़न के जॉइंट इफेक्ट से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। वैसे ये सारे रीज़न हैं। अगर बर्थ रेट हाई है, लोग गर्भ निरोधक वगैरह चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आबादी बढ़ेगी। पॉलीगैमी, अगर बहु विवाह हो रहे हैं, एक से ज़्यादा शादियां हो रही है तो आबादी बढ़ेगी, क्योंकि फिर शादी होने के बाद बच्चे भी पैदा होंगे। प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, भारत में और बहुत सारे देशों में अभी भी ये है कि वंश वृद्धि के लिए वो बेटे की कामना करते हैं। और अगर पहली संतान लड़की है तो अधिकतर पेरेंट्स में देखा गया है फिर वो बेटे को पाने के लिए दूसरी संतान भी करते हैं। तो इस रीज़न से भी जो मेल चाइल्ड की इच्छा है उस वजह से भी आबादी बढ़ती है। विडो मैरिजेस, विधवा विवाह होने चाहिए, और लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न बनता है। विधवा विवाह मतलब फिर वापस से विवाह होगा, संतानें होंगी तो आबादी बढ़ेगी। पॉवर्टी, गरीबी से कैसे आबादी बढ़ती है? आपको फनी लग सकता है, बचपन में मुझे भी फ़नी लगता था, लेकिन ये पाया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते, और मनोरंजन के साधनों के अभाव में सेक्स ही उनके लिए मनोरंजन का साधन हो जाता है, और फिर खेल खेल में बच्चे पैदा हो जाते हैं। गलत मत लीजिएगा, ये रीज़न है। बहुत जो गरीब लोग होते हैं आप देखेंगे उनके बहुत ज़्यादा संतान होते हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते हैं और गरीब होते हैं, और उनके पास दूसरे सोचने समझने के लिए चीज़ें या करने के लिए दूसरी चीज़ें ही शायद नहीं होती हैं। इलिटरेसी, अनपढ़ होते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि संतान होगी तो उसका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, बाद में उसके कपड़े लत्ते, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। वो इतना लंबा नहीं सोच पाते, अशिक्षा की वजह से वो बच्चे पैदा करते जाते हैं। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस जो होते हैं उनका भी प्रयोग नहीं किया जाता है, उस वजह से भी आबादी बढ़ती है। आप आपदाओं और अकाल आदि पे अब रोक लग चुकी है लगभग। अब अकाल, बाढ़, सूखा, इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, तो उस वजह से मृत्यु कम होती है। मृत्यु कम होती है तो धरती पे आबादी का बोझ बढ़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, अब वाकई में अस्पताल, दवाइयों की सुविधा होने की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ गई है। अब लोग ज़्यादा जीते हैं और धरती पे संख्या बढ़ती जा रही है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, अब माता की और शिशु की देखभाल बेहतर होने लग गई है बहुत सारी सरकारी योजनाओं की वजह से भी, तो आबादी बढ़ती जा रही है। माइग्रेशन, इसके अलावा कई बार दूसरे कंट्रीज से भी लोग एक अच्छे कंट्री में या हमारे देश में आ जाते हैं, तो उस वजह से भी आबादी बढ़ती है। खैर, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखें। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में सन 1921 को जाना जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन द ईयर 1921 इज़ नोन एज। जनगणना का प्रारंभ 1921 में हुआ था? नहीं। पंजीकरण व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ 1921 में हुआ था? नहीं। ये महान विभाजक वर्ष है? बिल्कुल सर। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्टार्ट है? नहीं। परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्टार्टिंग 1952 से हुआ था। तो महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसे कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद हमारी आबादी लगातार बढ़ी है। उससे पहले आबादी कभी कम कभी ज़्यादा होती थी, लेकिन 1921 के बाद लगातार आबादी बढ़ी है। 2011-12 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कितना था? यानी 320 व्यक्ति हर किलोमीटर में रह रहे थे, 382 व्यक्ति हर किलोमीटर में रह रहे थे, 350 व्यक्ति या 360, तो 382 भारत में हर किलोमीटर पे एवरेज 382 लोग रह रहे थे। ये हमारा जनसंख्या का घनत्व था। ये कुछ आंकड़े हैं जो 1901 से लेकर 2011 के आंकड़े हैं। इसमें बहुत सारे बातें बताई गई है। अगर मैं आपको 1901 से शुरू करूं तो पुरुष आबादी थी 12 करोड़, महिला आबादी थी 11 करोड़, कुल आबादी थी 23.84 करोड़। अब आप नीचे आ जाइए, 2011 में क्या था? 2011 में 62 करोड़ पुरुष आबादी है, 58 करोड़ 58.75 करोड़ महिला आबादी है। कुल भारत की आबादी 121 करोड़ पाई गई, 121 करोड़ 8 लाख। ये आबादी मैं 2011 की बता रहा हूँ, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 2024 आ गई है। 2011 के बाद जनगणना अभी तक नहीं हुई है।
2021 में होनी थी पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई। जो सेक्स रेशो है वो है 943, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं एवरेज हैं, यानी पुरुष ज़्यादा हैं भारत में और महिलाएं कम हैं। वो तो पुरुष और महिलाओं की संख्या देख के भी आपको पता लग रहा है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब गौर कीजिए, बच्चों वाली बात है। फिर देखिए, जनघनत्व 77 था, 82 हुआ, 81 हुआ, क्योंकि यहाँ आबादी घटी थी। इसके बाद जनघनत्व लगातार बढ़ता रहा है और बढ़ेगा भी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आपके पास किलोमीटर तो डिवाइड में उतने ही है, ऊपर जनगणना है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो फिर जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता ही जाएगा। जब तक अब आप कोई देश अपने साथ जोड़ लें, आपके पास ज्योग्राफी बढ़ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी रही है, तो ऊपर अंश बढ़ रहा है और हर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा बढ़ेगा। मैथमेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की। दशकीय वृद्धि दर 17.70% है, यानी 2001 में जितने लोग भारत में थे, 17.70% लोग उससे ज़्यादा थे 2021 में। ठीक है, हमारी जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन है वो है 1.64। ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 31.14%, यानी हमारे 100 में से 31% आबादी शहरों में है, बाकी आबादी हमारी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, और ये देख लीजिए 2011 में जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक था, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि बिहार में आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो 1102 व्यक्ति था और सर्वाधिक था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम था और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में जनगणना हर डैश वर्ष के अंतराल पे होती है, 5 वर्ष के अंतराल पे, 10 वर्ष। इतना आसान क्वेश्चन है कि हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। कुछ बातें खास नोट करने जैसी है। अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी और 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये नहीं हो सकी। ठीक है, बाकी सारी बातें आप देख लीजिएगा। किस राज्य में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है? इसमें आपको कहीं आंसर महाराष्ट्र मिलेगा, सही आंसर है, और कहीं आंसर आपको गोवा मिलेगा, वो भी सही आंसर है। कि सर दोनों आंसर सही कैसे हो सकते हैं? अगर संख्या की बात की जाए, n नंबर्स की बात की जाए, तो संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट में है, यानी शहर में रहने वालों की संख्या देखी जाए तो शहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा गोवा में है और महाराष्ट्र में है, संख्या के बारे में बात की जाए। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो फिर वो गोवा में है। अब ये कैसे है ज़रा आप देखिएगा, आप समझेंगे आंकड़ों को। शहरी क्षेत्र कब कहलाता है? उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जहां आबादी 5000 से ज़्यादा हो, एरिया 400 किलोमीटर यानी जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से ज़्यादा हो और 75% से ज़्यादा आबादी गैर खेती कार्यों में लगी हुई हो। ये सारा आप देख लीजिएगा। तो ये शहरी आबादी होने का क्राइटेरिया होता है। मेन में अब आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। भारत की कुल आबादी में से 37 करोड़ की आबादी यानी करीबन 31.15% जनसंख्या शहरों में रहती है। और जो दिल्ली का आपका NCT वाला एरिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, वहाँ पे सर्वाधिक शहरीकरण है, 97.50% है। लेकिन वो फिर आपका दिल्ली का NCT एरिया है। अभी जो चंडीगढ़ वगैरह आप ये देख रहे हैं, ये वाले आपके यूटीज़ हैं, तो इनकी बात नहीं करते। अब आप गोवा में देखिए, गोवा में 9,06,814 लोग शहरों में रहते हैं, यानी जितनी भी आबादी है
उसका 62.18% आबादी शहरों में रहती है। तो गोवा में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक शहरी आबादी है। अब आप महाराष्ट्र की संख्या देखिए, महाराष्ट्र में 5,08,18,000 लोग शहरों में रहते हैं, यानी करीबन 45.26% है। तो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी संख्या है, और शहरी और ग्रामीण का प्रतिशत निकाला जाए तो गोवा में ज़्यादा है। हालांकि कुछ यूटीज़ में उससे भी ज़्यादा है, लेकिन राज्य पूछे तो फिर आपको गोवा या महाराष्ट्र में से चयन करना है। शहरी जनसंख्या पूछा जाए तो 50.82 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये हो गया 5 करोड़, 5.08 करोड़ की शहरी जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या का परसेंटेज पूछा जाए तो आपको गोवा आंसर लगाना है, क्योंकि वहाँ 62.18% है। होप आपको समझा पाया मैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जन्म दर बढ़ने का कारण है? क्यों भारत में बर्थ रेट कंट्रोल नहीं होती या बर्थ रेट ज़्यादा है? कृषि क्षेत्र में बच्चों को संपत्ति माना जाता है, न कि दायित्व, क्योंकि वो खेतों में सहयोग देते हैं। ये बात सही है। लोग बच्चा पैदा करते हैं तो वो यही सोचते हैं, जैसे मैं भी ये सोच का ही हूँ कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक मुंह लेके पैदा होता है, लेकिन 2 हाथ लेकर भी तो पैदा होता है। तो जब बच्चा पैदा होगा तो शुरू के 20 साल के बाद तो फिर वो काम ही तो करेगा। तो खेती आएगा, बच्चा पैदा होगा तो खेतों में हाथ बटाएगा, काम कराएगा। तो वहाँ वो बच्चों को एज अ असेट लेते हैं, ना कि लाइब्रेरीज की तरह लेते हैं। तो वो जन्म दर घटाने का ज़्यादा सोचते नहीं हैं। भारत में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक अनिवार्यता है। वर्तमान समय में भारत में 50 वर्ष की आयु तक की 1000 में से केवल 5 महिलाएं अविवाहित होती है। ये भी एक रीज़न है। भारत में क्या है, लोगों के पास 3 ही क्वेश्चन है। जब तक शादी नहीं करोगे तो पूछते रहेंगे शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। शादी कर लोगे तो अगला क्वेश्चन फिक्स है, बच्चा कब करेगा। और जब एक बच्चा कर लोगे तो तीसरा क्वेश्चन फिक्स है, अगला कब करेगा। लोगों को मतलब टाइम पास ही इसमें है, शादी कराओ, पहला बच्चा कराओ, फिर दूसरा बच्चा कराओ। ठीक है। तो खैर भारत में मतलब कोई शादी नहीं करता तो मतलब एक तरह से वो सार्वजनिक क्वेश्चनेबल बंदा हो जाता है कि शादी क्यों नहीं कर रहा, जरूर कोई गड़बड़ होगी। तो क्या देखा गया है, लगभग 1000 में से केवल 5 महिलाएं ही हैं जो शादी के जाल से बच पाती हैं। 995 महिलाओं की तो शादी हो ही जाती है। ऑब्वियस सी बात होती है, तो शादी होगी तो फिर पीछे संतान वगैरह भी होगी, तो बर्थ रेट बढ़ती रहती है। सामान्यतः भारत में विवाह न केवल अनिवार्य है बल्कि युवा अवस्था में हो जाता है। अभी मैंने कहा ना, ये भी दिक्कत है। मतलब शादी करनी है ये तो एक है ही है, उसके बाद ये भी है कि जल्दी ही कर लेते हैं। मतलब अभी देख लो 15 से 25 साल, एवरेज 15 से 25 के बीच में ही शादी कर दी जाती है। अगर एक मान लीजिए 28, 30 या 32 साल के बाद एज होती तो फिर थोड़ी सी बर्थ रेट पे कंट्रोल होता, लेकिन अब 15-25 में ही हो जाती है शादियाँ, मोस्ट ऑफ द शादियाँ। तो फिर इससे भी फिर बर्थ रेट बढ़ती है। तो ये सारे ही रीज़न हैं हाई बर्थ रेट के। दीज आर द रीज़न फॉर हाई बर्थ रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करता है? तो जनसंख्या घनत्व बहुत सिंपल है, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या। वेल, ये जो एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या है इसको तो अपन जनसंख्या कहेंगे, ठीक है ना। फिर कहता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन पहले कितना था, अभी कितना था। तो वो तो परिवर्तन हो गया, वो तो जन परिवर्तन हो गया। प्रत्येक वर्ष जुड़ने वाली संपूर्ण संख्या नहीं। तो जनसंख्या का घनत्व से मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। यानी अगर आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ये जनसंख्या है, इस जनसंख्या में जो भी आपका एरिया है, जो किलोमीटर, मीटर या जैसे भी आप नापेंगे माइल्स में, तो जनसंख्या डिवाइडेड बाय एरिया करोगे तो आपका जन घनत्व यानी डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। ये बड़ा आसान सा ही फॉर्मूला है। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से आप डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16% है, 16.5% है, 17.5% है, 18% है। तो 17.5% जनसंख्या, यानी अगर दुनिया में 100 लोग हैं, दुनिया में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग, 17.5 कैसे होता है आपका एवरेज के हिसाब से, 17.5 लोग इंडियंस हैं। ठीक है, यूँ कहते हैं कि हर दुनिया के 6 में से एक व्यक्ति आपको भारतीय मिलेगा, और बहुत जल्दी दुनिया के हर 5वें आदमी में से एक आपको इंडियन मिलेगा। अभी वैसे 1/6 चल रहा है, यानी आप 6 लोगों से आंख बंद करके हाथ मिलाएंगे तो जो छठे आदमी से आप हाथ मिलाएंगे वो भारतीय निकलेगा, एवरेज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो 17.5% आबादी, जो विश्व आबादी है उसका 17.5% आबादी इंडियंस की है।
वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग देश देश के अधीन है। योजना आयोग के अधीन हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है, कैबिनेट सचिवालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है वर्तमान में। पहले वो योजना आयोग या नीति आयोग के अधीन होता था, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में देख लीजिए, वर्तमान में आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ये एक राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, ठीक है। चलिए, भारत में जनसंख्या दबाव का आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या का विस्फोट होगा तो जनसंख्या का दबाव होगा, तो उसका आर्थिक प्रभाव पूछा है। कुल जनसंख्या पर अन्न उत्पादक उपभोक्ताओं का अधिक बोझ, परिवार का विघटन, शहरों में भीड़भाड़, पारिस्थितिकी गिरावट, ये सब होता है। शहरों में आपको भीड़भाड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप बड़े शहर में चले जाइए, रोड क्रॉस करने में नानी याद आ जाएगी। पारिस्थितिक की गिरावट, बिल्कुल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी होता है, ओजोन परत का क्षरण और वगैरह वगैरह, हर तरह से पारिस्थितिक गिरावट होता है। लेकिन इसने हमसे आर्थिक प्रभाव पूछा था, तो आर्थिक प्रभाव ये है कि कुल जनसंख्या पे अन्न उत्पादक उपभोक्ताओं का अधिक बोझ, जिसे अपन गैर कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, अगर आप जनसंख्या पैदा होती जा रही है तो वो कमा तो रहे नहीं है, तो लोड आता है। इसके अलावा 65 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु वाले जो लोग होते हैं वो जीवित रहते हैं, बाद में उनकी कमाने की तो कैपेसिटी होती नहीं है, वो कुछ प्रोडक्टिव कार्य तो कर नहीं पाते, लेकिन उनको खाना तो दोनों तीनों समय चाहिए, खाना, दवाइयाँ, ये सब तो चाहिए। तो उसका दबाव जो उत्पादक या कार्यशील जनसंख्या होती है वो होता है। तो जो जन दबाव होता है, जनसंख्या दबाव होता है, उसका मेन यही है कि जो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स हैं उसका टोटल पॉपुलेशन पे दबाव पड़ता है, ठीक है। और फिर लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करती ही है। जब किसी अर्थव्यवस्था की जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्य आर्थिक वृद्धि दर से अधिक हो जाती है तो इसे कहते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक तो होती है आपकी जीडीपी रेट, ठीक है, और एक होती है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो मान लीजिए अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाए, जैसे आपकी जीडीपी तो ग्रो कर रही है मान लो 2% से, और आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 3% से, तो फिर आप जनसंख्या के ट्रैप में फंस जाएंगे, जनसंख्या जाल में फंस जाएंगे, पॉपुलेशन ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर किसी नेशन में ऐसे हालात हैं कि उनकी जो जीडीपी ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो वो देश फिर जनसंख्या के जाल में फंस जाएगा, पॉपुलेशन ट्रैप में फंस जाएगा। थोड़ी सी स्पीड फास्ट रही एग्ज़ाम को देखते हुए। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नया तरीके के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब करो मत करो, पढ़ाई ज़रूर करना। बाय।